हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मौर्य वंश की स्थापना से पूर्व भारत पर विदेशी आक्रमण यानी फारसी आक्रमण के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे एक आध दो बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं एग्ज़ामों में, तो इसको करना काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और टू द पॉइंट करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए, पहला जो पॉइंट इसमें दिया गया है, इसमें बोला गया है कि भारत के पूर्वी क्षेत्र में मगध एक शक्तिशाली राज्य था। तो भारत के पूर्वी क्षेत्र में मगध जो था एक शक्तिशाली राज्य था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट बोला गया है, ये अगल बगल के छोटे राजाओं को हराकर भारत के पूर्वी क्षेत्र में राजनीतिक स्थिरता लादी थी, किंतु भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र यानी पंजाब में छोटे छोटे राजाओं का शासक था जो कमज़ोर शासक थे, जिस कारण विदेशी आक्रमणकारी पश्चिमोत्तर क्षेत्र पर ही आक्रमण किया करते थे। तो देखिए, भारत के पूर्वी क्षेत्र में मगध साम्राज्य था, काफ़ी महत्वपूर्ण और काफ़ी ताकतवर साम्राज्य था, और पंजाब क्षेत्र में छोटे छोटे राजाओं का टुकड़ी था जिससे हराना काफ़ी आसान था। इसलिए जो भी फारसी आक्रमण हुआ वो पश्चिमी क्षेत्र में हुआ और उसे हराना काफ़ी ईजी था। नेक्स्ट है, भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण ईरानी यानी फारसियों के हखमनी वंश के राजा ने किया। तो भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण ईरान यानी फारसी के हखमनी वंश के राजा ने किया। हखमनी वंश के संस्थापक साइरस टू थे। हखमनी वंश के संस्थापक कौन थे? साइरस टू थे। तो आपसे पूछा जा सकता है कि हखमनी वंश के संस्थापक कौन है, तो साइरस टू को बोलना है। नेक्स्ट है, इस वंश का शासक डेरियस वन या दयाबार ने भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम विदेशी राजा था। तो देखिए, इस वंश का जो शासक डेरियस था वो भारत पर आक्रमण करने वाला पहला विदेशी राजा था। इसने गंधार तथा कंबोज को हरा दिया था। तो आपसे पूछा जा सकता है कि गंधार और कंबोज को हराने वाला शासक कौन था, तो डेरियस फर्स्ट था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, इसने भारत में फारसी शासन का विस्तार किया। तो इसने भारत में फारसी शासन का क्या किया? विस्तार किया। नेक्स्ट है, यहाँ पे देखिए, डेरियस प्रथम के बाद फारस का शासन जेरिक्स प्रथम बना। तो देखिए, डेरियस प्रथम के बाद जो फारस का शासन बना, जेरिक्स प्रथम को बनाया गया। नेक्स्ट है, जेरिक्स प्रथम के बाद डेरियस थर्ड फारस का शासक बना। तो जेरिक्स प्रथम के बाद डेरियस थर्ड को फारस का शासक बनाया गया। नेक्स्ट है, इस वंश के अंतिम शासक डेरियस थर्ड को सिकंदर ने पराजित कर दिया और हखमनी वंश का अंत कर दिया। तो देखिए, इस वंश का जो हखमनी वंश का अंतिम जो शासक रहा डेरियस थर्ड रहा, और उसको हराने वाला कौन था, तो सिकंदर था। कौन था? सिकंदर था। और सिकंदर जो है था डेरियस को हरा दिया और उसी के साथ हखमनी वंश का अंत हो गया और फारस पर अपना राज्य स्थापित किया। तो सिकंदर ने अपना राज्य स्थापित कर दिया। नेक्स्ट है, यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं, मकदूनिया और यूनानी आक्रमण। मकदूनिया और यूनानी आक्रमण के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो इसको भी कंप्लीट करेंगे। तो पहला इसमें बोला गया है, पहला पॉइंट, कि ईरान आक्रमण के बाद भारत पर दूसरा महत्वपूर्ण आक्रमण यूनानियों का हुआ। तो ईरान आक्रमण के बाद भारत पर दूसरा जो महत्वपूर्ण आक्रमण हुआ वो किसने किया था, तो यूनानियों ने किया था। नेक्स्ट है, फारसी शासक यानी ईरान डेरियस तृतीय को सिकंदर ने युद्ध में मार दिया और फारस देश पर अपना अधिकार कर लिया था, जैसे कि पिछले ही पॉइंट में हम लोग पढ़ चुके हैं इसके बारे में। नेक्स्ट है, यूनान के राजा फिलिप द्वितीय का पुत्र सिकंदर था। तो देखिए, सिकंदर किसका पुत्र था, तो फिलिप द्वितीय का। और ये कहाँ का राजा था? फिलिप तो यूनान के राजा था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, इनके माता का नाम क्या था? ओलंपिया था। क्या नाम था? ओलंपिया। तो सिकंदर का माता का नाम से पूछा जा सकता है, सिकंदर का माता का नाम क्या है, तो ओलंपिया था, याद रखिएगा।
नेक्स्ट देख लेते हैं। यह अपने पति को जहर देकर हत्या कर दी थी। तो यह अपने पति को देकर हत्या कर दी थी। तो यानी जो फिलिप था उसको हत्या किसने किया था? उसी की पत्नी के द्वारा किया गया था। कैसे? तो जहर देकर हत्या कर दी थी। किसने किया था? तो ओलंपिया। ठीक है। नेक्स्ट है सिकंदर का मूल नाम। सिकंदर का मूल नाम क्या था? अलेक्जेंडर मेडेसोनिया था। सिकंदर का मूल नाम या वास्तविक नाम क्या था? अलेक्जेंडर मेसेडोनिया था। नेक्स्ट है इसका जन्म मेसेडोनिया पेले में, मेसेडोनिया किस जगह पे? पेले में। कब हुआ? 1356 ईसा पूर्व में हुआ था सिकंदर का जन्म। नेक्स्ट है इसकी पत्नी रुक्साना या रेक्सोना। यानी सिकंदर का पत्नी का नाम क्या था? रुक्साना या रेक्सेना। रुक्साना के पिता फारसी शासक सरदार थे। तो रुक्साना के जो पिता थे क्या थे? फारसी शासक सरदार थे। नेक्स्ट है इसके घोड़े का नाम बुफेकराल था। बुफेकराल था। ठीक है। तो सिकंदर के घोड़े का नाम क्या था? बुफेकराल या ब्यूसेफेलुरु या वाउफेल था। ये तीनों आप नाम याद रखिएगा। ये तीनों नाम पूछ लिए जाते हैं। ये नहीं देगा तो ये देगा, ये नहीं देगा तो ये देगा। ठीक है। ये तीनों में से कोई भी ऑप्शन में रहेगा, आप उसको टिक कर दीजिएगा। नेक्स्ट है इसके गुरु का नाम अरस्तु था। तो याद रखिएगा कि सिकंदर के गुरु का नाम अरस्तु था। काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक से यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए अरस्तु के गुरु प्लेटो थे। अरस्तु के गुरु कौन थे? प्लेटो। आपसे पूछा जा सकता है कि सिकंदर के गुरु अरस्तु थे और अरस्तु के गुरु प्लेटो थे। याद रखिएगा। जिनको अफलातून कहा जाता है। जिन्हें क्या कहा जाता है? प्लेटो को अफलातून कहा जाता था। प्लेटो के गुरु, अब देखिए प्लेटो के गुरु सुकरात थे। प्लेटो के गुरु कौन थे? सुकरात थे, जिन्हें जहर का प्याला देकर मार दिया गया था। तो सुकरात को जहर का प्याला देकर उन्हें मार दिया गया था। नेक्स्ट है भारत में सिकंदर का सबसे पहला सामना तक्षशिला के राजकुमार अभिक से हुआ। देखिए सिकंदर के सबसे पहला सामना तक्षशिला के राजकुमार अभिक से हुआ था। वहाँ के राजा अभिक ने सिकंदर की अधीनता स्वीकार कर ली और गंधार की राजधानी तक्षशिला थी। तो गंधार की राजधानी कहाँ थी? तक्षशिला थी। और आपसे पूछा जा सकता है कि तक्षशिला का जो राजकुमार था या गंधार का राजकुमार था कौन था? अभिक था। क्या था? अभिक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसमें बोला गया 1328 ईसा पूर्व में सिकंदर ने ईरान और अफगानिस्तान पर विजय प्राप्त किया। तो 328 ईसा पूर्व में सिकंदर ने ईरान और अफगानिस्तान पर क्या किया? विजय प्राप्त कर लिया था। तो ये ईस्वी याद रखिएगा। ठीक है। ईस्वी काफ़ी महत्वपूर्ण है, पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट में बताया गया है कि पंजाब के राजा पुरु या पोरस सिकंदर के बीच झेलम नदी के तट पर युद्ध हुआ था। तो पंजाब के जो राजा पोरस जो थे सिकंदर के बीच कहाँ लड़ाई हुआ था? झेलम नदी के तट पर। नेक्स्ट है इस युद्ध में पोरस हार गए, किंतु पोरस की वीरता को देखकर सिकंदर ने उन्हें मित्र बना लिया और सिकंदर की पत्नी रेक्सोना ने पोरस की कलाई पर राखी बांधी थी। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसे भी आप स्टार मार्क्स कर सकते हैं। इससे पूछा जा सकता है। तो आप पूछा भी गया है कि सिकंदर और पोरस के बीच किस नदी पर युद्ध हुआ था? तो झेलम नदी पे हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे देखिए 326 ईसा पूर्व में हुए इस युद्ध को झेलम या बितस्ता या हाई डेस्पीज का युद्ध कहा जाता है। तो ये युद्ध का नाम भी याद रखिएगा। झेलम के युद्ध को और कौन कौन सा नाम से? बितस्ता और हाइडेस्पीज के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। और यह युद्ध कब हुआ था? 326 ईसा पूर्व हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है सिकंदर स्थल मार्ग से 325 ईस्वी में वह अपनी सेना के साथ भारत लौट गया था। सिकंदर जो था स्थल मार्ग से 325 ईस्वी में वह अपनी सेना के साथ कहाँ लौट गया था? भारत से लौट गया था, यानी भारत से वापस
चला गया था। 323 ईस्वी ईसा पूर्व में इराक के बेबीलोन में या डायरिया, देखिए बेबीलोन में डायरिया होने के कारण सिकंदर की 33 वर्ष की अवस्था में मृत्यु हो गई थी। तो आपसे पूछा जा सकता है कि सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुआ, तो बेबीलोन में। किसके कारण से हुआ था, तो डायरिया फैलने के कारण से हुआ था। कब हुआ था, तो 323 ईसा पूर्व में हुआ था। ये तीनों चीज़ याद रखिएगा। और यहाँ ये भी पूछा जा सकता है कि कितने वर्ष की अवस्था में उसकी मृत्यु हुआ था, तो 33 वर्ष की अवस्था में सिकंदर की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट है, बेबीलोन को झूलता हुआ बगीचा 7 अजूबों में एक है। बेबीलोन का जो आपसे पूछा जा सकता है कि झूलता हुआ बगीचा कहाँ पाया जाता है, तो बेबीलोन में। ठीक है, ये 7 अजूबों में से एक है। नेक्स्ट है, सिकंदर भारत से कुशल बढ़ाई प्राप्त करना चाहता था। सिकंदर जो था भारत से कुशल बढ़ाई प्राप्त करना चाहता था। सिकंदर भारत में 19 महीने तक रहा था। सिकंदर जो था भारत में कितने महीनों तक रहा था, 19 महीनों तक रहा था। नेक्स्ट है, सिकंदर के साथ भारत आने वाला लेखक निरियाकस निरियाकस और सिक्रेटस और ऑस्टिबुलस, तो ये तीनों जो लेखक थे किसके साथ आए थे, सिकंदर के साथ आए थे। नेक्स्ट जो है, सिकंदर हिंदू कुश पर्वत यानी खैबर दर्रा को पार करके भारत आया था। तो आपसे पूछा जा सकता है कि सिकंदर किस रास्ते से आया था, तो खैबर दर्रे से होकर आया था। और ये खैबर दर्रा कहाँ है, तो हिंदू कुश पर्वत के बीच में पड़ता है। सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी या हाइफेनिया, देखिए ब्यास नदी को हाइफेनिया भी कहा जाता है, पार करने से मना कर दिया था। तो सिकंदर की जो सेना था वो ब्यास नदी को पार करने से क्या कर दिया था, मना कर दिया था। नेक्स्ट पॉइंट है, सिकंदर अपनी सेना को नदी पार कराने के लिए बहुत प्रेरित किया, लेकिन उसकी सेना ने ब्यास नदी के रौद्र रूप को देख भारत में युद्ध करने के लिए आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। अतः स्थल मार्ग से 325 ईसा पूर्व में सिकंदर अपनी सेना के साथ भारत से लौट गया था। ये भी याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, सिकंदर का सिकंदर का थल सेना के सेनापति सेल्यूकस निकेटर थे। तो आपसे पूछा जा सकता है कि सिकंदर के थल सेना का सेनापति कौन था, तो सेल्यूकस निकेटर था, जबकि जल सेना का सेनापति निरियाकस था। कौन था, निरियाकस। नेक्स्ट पॉइंट है, सिकंदर तथा उसके घोड़े बुफेकरॉल था। सिकंदर तथा उसके घोड़े का नाम क्या था, बुफेकरॉल, जिसके नाम पर उसने झेलम नदी के तट पर एक नगर बसाया था। सिकंदर का मकबरा बेबीलोन में है। सिकंदर का मकबरा कहाँ है, बेबीलोन में है। और आपसे भी पूछा जा सकता है कि सिकंदर ने अपने घोड़े के नाम से नगर का स्थापना कहाँ किया था, तो झेलम नदी के तट पे किया था। नेक्स्ट है, सिकंदर का पुत्र सिकंदर चतुर्थ था। सिकंदर का जो पुत्र था सिकंदर चतुर्थ था, जो पत्नी रुखसाना का पुत्र था। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। सिकंदर लड़ाई में खुद सेना से आगे होकर लड़ने लगता था, जिससे सेना का मनोबल और बढ़ जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए सिकंदर को विश्व विजेता इसलिए कहा जाता है कि उस समय यूनान के लोगों को विश्व की जितनी जानकारी थी उन सभी क्षेत्रों को जीत लिया था। तो सिकंदर को विश्व विजेता इसलिए कहा जाता है कि उस समय यूनान के लोगों को विश्व की जितनी जानकारी थी उन सभी क्षेत्रों को सिकंदर ने क्या कर लिया था, जीत लिया था। इसलिए सिकंदर को विश्व विजेता कहा जाने लगा। नेक्स्ट है, सिकंदर पूरी दुनिया के 60% भाग को जीत लिया था। तो सिकंदर जो था पूरी दुनिया का 60% भाग को जीत लिया था। नेक्स्ट है, सिकंदर ने एशिया माइनर यानी तुर्की, सीरिया, मिस्र, इराक, ईरान, सिंध, कंधार, कंबोज जीत लिया था। ये सभी जगहों को किसने जीता था, सब सिकंदर ने जीत लिया था। तो समझ सकते हैं कितना प्रतापी और महान राजा था सिकंदर। नेक्स्ट है, सिकंदर को पूरी दुनिया जीतने का सपना उसके गुरु अरस्तु ने दिखाया था।
तो सिकंदर को पूरी दुनिया जीतने का जो सपना था किसने दिखाया था? उसके गुरु अरस्तु के द्वारा उन्हें दिखाया गया था। अब यहाँ से देखिए वन लीनियर क्वेश्चन है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट में बताया गया कि मगध की राजधानी थी, कहाँ था? तो गिरिब्रिज था। कहाँ था? गिरिब्रिज। नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ नेक्स्ट पॉइंट बताया गया हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? तो बिंबिसार था। कौन था? बिंबिसार। बिंबिसार मगध की गद्दी पर कब बैठा? तो 544 ईसा पूर्व बैठा था। बिंबिसार ने अपनी राजधानी बनाई थी राजगृह को। बिंबिसार ने मगध पर शासन किया लगभग 52 वर्षों तक। ठीक है, बिंबिसार ने मगध पर शासन किया कितने वर्षों तक? लगभग 52 वर्षों तक शासन किया था। नेक्स्ट है भारतीय इतिहास में नियमित एवं अस्थायी सेना रखने वाला पहला ज्ञाता शासक कौन था? तो बिंबिसार था। कौन था? बिंबिसार। महाजनपद युग में मगध सबसे आक्रामक महाजनपद के रूप में उभरा। मगध के साम्राज्य विस्तार का पहला शिकार कौन सा महाजनपद हुआ? तो वो था अंग। कौन था? अंग। नेक्स्ट है बिंबिसार ने वैवाहिक संबंध स्थापित किए कौशल नरेश प्रसेनजित की बहन महाकोशला से और वैशाली की चेटक पुत्री चेलना से और मद्र देश की राजधानी क्षेमा से शादी किया था। किसने? तो बिंबिसार ने। तो 3 शादियां करके अपने क्षेत्र को क्या किया था? विस्तार करने का काम किया था। नेक्स्ट है कौन सा वंश भारतीय इतिहास में पितृहंता वंश के रूप में जाना जाता है? तो हर्यक वंश। कौन? हर्यक वंश। नेक्स्ट पॉइंट है मगध पर शासन करने वाला गैर क्षत्रिय वंश कौन सा था? तो शिशुनाग वंश। कौन? शिशुनाग वंश। महाजनपदों में से किस महाजनपद की राजधानी का नाम गिरिब्रिज था? तो मगध का। ठीक है, मगध। नेक्स्ट पॉइंट है मगध की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र किस शासक द्वारा स्थानांतरित किया गया था? तो अजातशत्रु के द्वारा। अजातशत्रु का उपनाम क्या है? कुनिक था। क्या था? कुनिक। 461 ईसा पूर्व में अपने पिता की हत्या कर मगध की राजगद्दी पर बैठा था कौन? उदायन ने। किसने? उदायन। नेक्स्ट पॉइंट है पाटलिग्राम की स्थापना की थी उदायन ने। पाटलिग्राम का स्थापना किसने किया? उदायन ने। उदायन किस धर्म का अनुयायी था? तो जैन धर्म का। नेक्स्ट है हर्यक वंश का अंतिम राजा था उदायन का पुत्र नागदशक। उदायन का पुत्र नागदशक। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट हमें बताया गया है कि नागदशक को अपदस्थ करके उसके अमत्र ने 412 ईस्वी पूर्व को किस वंश का स्थापना किया था? तो देखिए यहाँ पे देख लीजिएगा, तो मगध पर शिशुनाग वंश का स्थापना किया था। नेक्स्ट है शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से स्थापित किया था वैशाली में। कहाँ? वैशाली में। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कौन था? कालशोक। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा था नंदीवर्धन। कौन था? नंदीवर्धन। नंद वंश का संस्थापक था महापद्मनंद। नंद वंश का अंतिम शासक था धनानंद। कौन था? धनानंद। धनानंद के समकालीन था सिकंदर। इसी काल में क्या था? सिकंदर ने आक्रमण किया था। किसके शासन काल में? तो धनानंद के शासन काल में भारत पे आक्रमण किसका हुआ था? सिकंदर का। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कितने वर्षों तक रहा? तो 6 वर्षों तक रहा था। ये सारे जो पॉइंट आपको बताया जा रहा है वन लीनियर काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये डायरेक्ट आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। बिंदुसार के लिए यूनानी स्रोत में कौन सा नाम आया? तो अमित्रोकेटस। अमित्रोकेटस। ठीक है, नेक्स्ट है मगध साम्राज्य का अंतिम विस्तार कलिंग विजय के रूप में था। इसकी शुरुआत किस विजय से हुई थी? तो अंग विजय से। किस विजय से? अंग विजय से। नेक्स्ट पॉइंट है युद्ध भूमि में बड़ी संख्या में सैनिक मारे जाने अथवा आहत हो जाने के बाद भारतीय गण और राज्य की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध सशस्त्र धारण किया था। तो मसग। क्या? मसग। मगध का कौन सा राजा सिकंदर महाने के समकालीन था? तो धनानंद। कौन था? धनानंद। नेक्स्ट है सिकंदर के हमले के समय
उत्तर भारत पर राजवंशों में से किस एक का शासक था? तो नंद। तो सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर राजवंशों में किसका एक शासन था? तो नंद वंश का। नेक्स्ट है, उस वीर भारतीय राज्य का नाम बताइए, उस वीर भारतीय राज्य का नाम बताइए जिसे सिकंदर ने झेलम नदी के तट पर पराजित किया था। तो पुरु या पोरस था। कौन था? पुरु या पोरस। ठीक है, तो यहाँ तक रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं, जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए, मौर्य वंश के बारे में पढ़ेंगे डिटेल में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद।